मेरे बेटे ने फ़ोन किया और बोला, माँ अगले हफ्ते मेरी शादी है। मैंने आपके सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं और घर भी बेच दिया। ठीक है, बाय। फिर उसने कॉल काट दी। मेरी उंगलियां फ़ोन पर जमी रह गईं। दिल ऐसा धड़का जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया हो। और उसी पल मैं हंस पड़ी। मजाक लगने पर नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसे सच में नहीं पता था उसने असल में क्या बेच दिया है। मेरा नाम एला वर्मा है, उम्र 67 साल। और आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि भरोसा अंधा हो जाए तो अपना ही घर लूट जाता है। एक छोटी सी बात, अगर आप इस तरह की सच्ची और सीख देने वाली कहानियां सुनते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक सुनिए और मुझे कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज़ कितनी दूर तक पहुंची। मैं लखनऊ के एक शांत से मोहल्ले में रहती थी। सादा सा घर, छोटा सा बगीचा, तुलसी का गमला और मेरे दिन की एक आदत, सुबह चाय के साथ बैंक का मैसेज चेक करना। मैं लाइब्रेरी में हफ्ते में कुछ दिन काम करती थी। किताबें मेरी दुनिया थीं और नियम मेरी ताकत। मैंने 41 साल अपनी जिंदगी इन टिन जोड़कर बनाई थी। मेरे पति का देहांत तब हुआ था जब मेरा बेटा नितिन 14 का था। उसके बाद मैंने 2 काम किए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस उसे पढ़ाया, उसे खड़ा किया, उसे बड़ा आदमी बनते देखा। नितिन अब 39 का था, बुद्धिमान, तेज और हमेशा और चाहिए वाला। यही और चाहिए, एक दिन सब चाहिए बन गया। पहली अजीब बात करीब 2.5-3 महीने पहले हुई थी। नितिन का फोन आया। आवाज इतनी मीठी थी जैसे घर की गर्म चाय। माँ, आपके बिल टाइम पर भरने के लिए मैं ऑटो पे लगवा दूं? आपको बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बस आपके अकाउंट डिटेल्स और नेट बैंकिंग वाला काम मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, बेटा मुझे तो बस SMS आता है, मैं देख लेती हूँ। वो हंसा। आपको क्या पता कौन सा बिल कब कटेगा, आप बस आराम करो, मैं हूं ना। उस दिन मैंने हिचकिचाकर कुछ बातें बता दी। ये मेरी पहली गलती थी, क्योंकि माँ का दिल अक्सर सुरक्षा नहीं, भरोसा चुनता है। मैं ये बात आज साफ कहना चाहती हूँ, किसी को भी सिर्फ इसलिए एक्सेस मत दो कि वो अपना है। अपना होना और सही होना अलग बातें हैं। दूसरी अजीब बात उसके बाद एक दिन शाम को हुई, जब वो अपनी मंगेतर को लेकर आया। उसका नाम तान्या था, उम्र करीब 29, बहुत सुंदर, बहुत पॉलिश्ड, जैसे हर चीज पर महंगी खुशबू लगी हो, पर उसके चेहरे पर गर्मी नहीं थी। वो मेरे घर में बैठी तो उसकी आंखें दीवारों, फर्नीचर, फ्रेम, अलमारी सब पर ऐसे घूमी जैसे वो दुकान में दाम देख रही हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आंटी, ये एरिया तो अब बहुत प्राइम हो गया है, इस घर की कीमत तो आसमान पर होगी। मैंने धीमे से कहा, ये मेरा घर है बेटा, कीमत से मेरा रिश्ता नहीं। नितिन हंस पड़ा। अरे माँ, वो बस बात कर रही है। पर उसके हंसने और आंखों में फर्क था। उसकी आंखें बात नहीं कर रही थी, उसकी आंखें हिसाब कर रही थी। उसके बाद वाले रविवार ने मेरी दुनिया तोड़ दी। मैं वही पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, चाय का कप, अखबार और फोन पर बैंक ऐप। मैंने बैलेंस देखा और मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे सेविंग्स में जो रकम थी, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, वो लगभग 3 करोड़ से ऊपर थी। वो पैसे मेरे इलाज के लिए थे, मेरी आज़ादी के लिए थे, मेरे बूढ़े दिनों की गरिमा के लिए थे। स्क्रीन पर अब सिर्फ कुछ हजार रुपये बचे थे। कुछ सेकंड मुझे लगा शायद नेटवर्क की गलती है। मैंने फिर रिफ्रेश किया, फिर भी वही। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर लगी। दूसरी तरफ से एक शांत सी आवाज आई, मैडम, ये ट्रांसफ़र आपके नेट बैंकिंग से ऑथराइज हुए हैं। कई बार में NEFT RTGS हुआ है। बेनिफिशियरी नेम नितिन वर्मा दिख रहा है। क्या ये आपके परिवार में है? मेरा मुंह सूख गया। मैं बोल नहीं पाई। मैंने कॉल काट दी और लगभग 2 घंटे तक मैं किचन की दीवार को देखती रही, जैसे किसी ने मेरा स्विच ऑफ कर दिया हो। मेरे अंदर एक सवाल बार बार उठता रहा, कैसे? क्यों? क्या मैंने ही उसे ये सिखाया कि माँ की मेहनत उसकी प्रॉपर्टी है? अगले दिन
नितिन का फ़ोन आया। आवाज़ में खुशी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ, बड़ी खबर, अगले वीकेंड शादी है, हम लोग जल्दी कर रहे हैं, होटल में फंक्शन है, सब बढ़िया। मैंने धीरे से कहा। नितिन, मेरे अकाउंट। वो हंसा, सच में हंसा। अरे वो, हाँ माँ, मैंने पैसे ले लिए, शादी में खर्चा है और हमारा नया स्टार्ट है। आप टेंशन मत लो, आपका पेंशन बचत तो आप मैनेज कर लोगी, मेरे कानों में आप मैनेज कर लोगी। ऐसे लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। फिर उसने अगला बम गिराया, बिल्कुल कैजुअल तरीके से। और हाँ, घर भी बेच दिया। आपके साइन वाले पेपर्स हैं मेरे पास। पिछले साल जब आप बीमार थीं, आपने साइन किए थे ना, उसी से काम हो गया। अब 45 दिन में खाली कर देना। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। तुमने मेरा घर बेच दिया? वो गर्व से बोला। बहुत अच्छा दाम मिला, करीब 8,50,00,000। वो पैसा हमारी सिटी में फ्लैट के डाउन पेमेंट में लगेगा। अभी मुझे जाना है, वेंडर्स कॉल कर रहे हैं, हनीमून के बाद बात करेंगे, बाय। कॉल कट गया। मैं वहीं खड़ी रही, पर अगले ही पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। दर्द था, पर उससे भी ठंडा कुछ था समझ। मैंने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। पहले हल्की हंसी, फिर जोर की हंसी। आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि नितिन ने जो घर बेचा था वो मेरा असली घर नहीं था। सच्चाई ये थी कि मेरे नाम पर एक पुरानी रेंटल प्रॉपर्टी थी, किराए का मकान, जो मैंने बरसों पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया था। उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर था और वहां अच्छे लोग किराएदार थे। उनका एग्रीमेंट अभी भी चल रहा था। मेरा असली घर, जिसमें मैं बैठी थी, वो मेरे ससुराल की वसीयत और एक पारिवारिक ट्रस्ट के अंदर था। मैं उसकी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी थी, पर वो सीधे मेरे नाम पर नहीं था। नितिन ने कभी इन बातों में दिलचस्पी नहीं ली। उसे बस एक कागज दिखा और उसने मान लिया, बस यही सब कुछ है। उस दिन मैंने एक और बात समझी। लालच अक्सर अधूरा ज्ञान लेकर आता है और अधूरा ज्ञान इंसान को सबसे बड़ी गलती करवा देता है। मैं हंसी रोक कर उठी। मैंने अपनी फाइलों वाली अलमारी खोली। मैं उन लोगों में से हूं जो रसीदें भी संभाल कर रखते हैं। किराया मकान वाली फाइल निकाली, एग्रीमेंट की कॉपी, किराएदार की डिटेल, डिपॉजिट का रिकॉर्ड और रजिस्ट्री के कागज। फिर मैंने एक दूसरी फाइल खोली, ट्रस्ट वसीयत वाली। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज नहीं थी, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर नितिन कह रहा था कि उसके पास पोआ है, तो वो या तो नकली था या धोखे से लिया गया साइन। और बैंक से जो पैसे गए थे वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी सांस की सुरक्षा थे। उस रात मैंने रोना चुना या टूटना नहीं चुना। मैंने कागज पर 3 लाइनें लिखी, धीरे साफ अक्षरों में। बैंक में फ्रॉड रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और बेनिफिशियरी डिटेल्स, और एक अच्छे वकील से बात। फिर मैंने अपने फ़ोन में एक और काम किया। हर ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट और ईमेल अलर्ट दोबारा वेरीफाई किया और नेट बैंकिंग में लिमिट और बेनिफिशियरी ऐड जैसी सेटिंग्स देखी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बुजुर्ग सिर्फ इसलिए फंसते हैं कि उन्हें लगता है ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें ही बड़ी चोरी का दरवाज़ा बनती हैं। रात में मेरे दोस्त का मैसेज आया। शालू मेहरा, रिटायर्ड पैरालीगल, जो हमेशा कानून को सरल भाषा में समझाती थी। इला, आज तुम्हारे किराए वाले घर के बाहर बिकाऊ वाला बोर्ड लगा था, फिर हट भी गया। सब ठीक है? मैंने उसे बस इतना लिखा, कल मिलो, बहुत बड़ा मामला है। अगली सुबह मैं 8:15 पर बैंक पहुंची नहीं, पर बैंक को कॉल ज़रूर किया। मेरी आवाज़ कांप नहीं रही थी। मुझे फ्रॉड और थेफ्ट की कंप्लेंट दर्ज करानी है। पिछले 5 महीनों की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए और जिस नंबर डिवाइस से नेट बैंकिंग चला है उसका लॉग भी चाहिए। उधर से जवाब आया, मैडम, हम इन्वेस्टिगेशन खोल रहे हैं। फिर मैंने एक वकील को कॉल किया, विवेक श्रीवास्तव। शांत आवाज़ पर बातों में धार। मैंने कहा, विवेक जी, मेरे बेटे ने मेरे अकाउंट खाली कर दिए और मेरे नाम की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की है। मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए और अभी डिस्क्रेशन चाहिए।
वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, रकम कितनी है? करीब 3 करोड़ से ऊपर और बिक्री में 8 करोड़ 50 लाख का मामला है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। ये सिविल नहीं, क्रिमिनल भी बन सकता है। फॉर्जरी की स्मेल आ रही है। जब मैं उनके ऑफिस से लौट रही थी, मेरे फोन पर नितिन का कॉल आया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ, बैंक वाले मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? तुमने क्या कर दिया? मैंने बहुत शांत होकर कहा, तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले नितिन, बिना मेरी इजाजत। वो झल्लाया, इजाजत थी, आपने ही तो डिटेल्स दी थी। मैंने कहा, डिटेल्स देना मतलब लूटने की परमिशन नहीं होती, और जिस कागज का तुम नाम ले रहे हो वो मुझे दिखाओ। एक पल की चुप्पी, फिर वो बोला, आपने अस्पताल में साइन किए थे, याद है? जब आप बहुत बीमार थीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे वो दिन याद आया, तेज बुखार, दवाइयों की नींद और धुंधली सी याद कि नितिन कुछ पेपर लेकर आया था। क्या उसने उस हालत में मुझसे साइन करवाया? अगर हाँ, तो वो कंसेंट नहीं था, वो शिकार था। मैंने धीमे से कहा, नितिन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। वो चिल्लाया, ड्रामा मत करो, शादी अगले हफ्ते है, बस कंप्लेंट वापस ले लो। मैंने बस इतना कहा, तुमने ये सोचना चाहिए था चोरी करने से पहले, और मैंने कॉल काट दी। उसी शाम शालू मेरे घर आई। मैंने उसे सब बताया। उसके चेहरे पर पहले शौक, फिर गुस्सा। उसने कहा, ईला, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये सीनियर सिटीजन्स के साथ हर दिन होता है, और सबसे ज्यादा घर के लोग करते हैं। मैंने कहा, इसलिए मैं भावुक नहीं होऊंगी, मैं समझदार रहूंगी। हमने किराएदारों को भी फोन किया। मैंने उनसे कहा, अगर कोई खरीदार दलाल दबाव डाले, घबराना मत, आपका अग्रीमेंट वैलिड है, आप सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, मैडम, हम आपके साथ हैं, जो सच होगा बताएंगे। रात को मेरे पास वकील विवेक का मैसेज आया, कल सब रजिस्ट्रार और टाइटल कंपनी से वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो पैसा फ्रीज हो सकता है, लेकिन आपको एक फैसला लेना होगा। आप इसे परिवार का झगड़ा मानकर दबाएंगी या कानून का रास्ता चुनेंगी। मैं देर तक छत को देखती रही। फिर मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी, अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई और मां लुटेगी। मैंने जवाब लिखा, कानून। उसी समय मेरे फोन पर एक नया मैसेज चमका, नितिन का, मां, शादी में आना, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे खिलाफ मत जाओ। मैंने स्क्रीन को देखा और उंगलियां अपने आप टाइप करने लगीं, मैं आऊंगी। और जैसे ही मैंने भेजा, मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ी, क्योंकि मुझे पता था मैं शादी में मां बनकर नहीं जा रही थी, मैं सच बनकर जा रही थी। और सच जब मंडप में पहुंचता है तो किसी का भी शो नहीं बचता। अब बस सवाल ये था, विवेक कल जो कागज निकालेगा वो नितिन को सीधे जेल के दरवाजे तक ले जाएगा, या मैं उसे आखिरी एक मौका दूंगी। मैंने मैं आऊंगी वाला मैसेज भेजने के बाद मोबाइल साइड में रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग साफ था। उस रात मैंने रोकर खुद को कमजोर नहीं किया, मैंने खुद को तैयार किया, क्योंकि जब अपना ही इंसान धोखा दे, तब सबसे बड़ा हथियार आंसू नहीं, सबूत होता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, चाय भी ठीक से नहीं पी, बस फाइलें, पहचान पत्र, पुराने बैंक स्टेटमेंट और किराए वाले मकान की पूरी फाइल बैग में रखी। शालू मेरे साथ थी। वो रिटायर्ड पैरालीगल है, पर उसकी नज़र आज भी कागज की एक एक लाइन पकड़ लेती है। हम सीधे वकील विवेक श्रीवास्तव के ऑफिस गए। ऑफिस छोटा था, लेकिन वहां बैठते ही मुझे लगा मैं सुरक्षित जगह पर हूं। विवेक जी ने पहले मेरी बात पूरी सुनी, बीच में एक बार भी नहीं टोका। फिर बोले, इला जी, अभी 3 मोर्चे हैं, बैंक वाला, प्रॉपर्टी वाला और नकली दस्तावेज वाला। हम एक एक करके चलेंगे। उन्होंने सबसे पहले बैंक के लिए कहा, आपने नितिन को एक्सेस दिया पर परमिशन नहीं दी, ये फर्क बहुत बड़ा है। OTP, नेट बैंकिंग, बेनिफिशियरी ऐड, ये सब लॉग्स निकलेंगे, और अगर आपके फ़ोन पर OTP आया नहीं या किसी नए डिवाइस से लॉगिन हुआ तो केस मजबूत होगा। फिर उन्होंने मेरी फाइल खोलकर किराए वाले मकान का एग्रीमेंट देखा। बोले, ये सबसे मजबूत चीज़ है, क्योंकि वहाँ किराएदार हैं,
और लीज चल रही है। कोई खरीदार आकर उन्हें निकाल नहीं सकता। अगर कोई सेल हुआ है तो वो भी कानून के हिसाब से कई जगह फंसेगा। उसके बाद असली मुद्दा आया पावर ऑफ अटॉर्नी। विवेक जी ने कहा, अगर पीओए असली होता तो भी हर चीज सही नहीं हो जाती। पीओए का स्कोप होता है और पीओए में भी नोटराइजेशन, विटनेसेस, स्टैंप, डेट, लोकेशन सब मैच होना चाहिए। एक भी गलत हुआ तो फॉर्जरी की धाराएं लगती हैं। शालू ने तुरंत कहा, इला, तुम्हें याद है अस्पताल में कौन था? किस दिन नितिन आया था? मैंने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। बुखार, दवा, धुंध, मुझे बस इतना याद था कि एक दिन नितिन बहुत जल्दी में था। उसने कहा था, माँ बस साइन कर दो, इंश्योरेंस वाला काम है। उस वक्त मैंने उस पर भरोसा किया। विवेक जी बोले, ठीक, अब हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकालेंगे। एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, मेडिकेशन, सब। अगर आप उस समय हैवी सेडेशन में थी या डॉक्टर ने रेस्ट लिखा था तो आपकी कंसेंट की वैलिडिटी पर सवाल उठेगा। मैं चुपचाप सुन रही थी। अंदर एक बात चुभ रही थी, ये सब मेरे ही बेटे के बारे में हो रहा है। पर फिर मुझे उसका वो हंसना याद आया। आप मैनेज कर लोगी, जैसे मैं कोई बोझ हूं। और फिर मेरा दिल पत्थर के नहीं पर सख्त हो गया। विवेक जी ने हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने को कहा। देखते हैं सेल डीड किस आधार पर हुआ और कौन सी पीओए अटैच हुई है। साथ में टाइटल सर्च भी कराते हैं। हम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। वहां भीड़ थी, लाइनें थीं और हर जगह फाइलों की आवाज। मेरे जैसे कई बुजुर्ग वहां थे। कुछ बेचने आए, कुछ पूछताछ करने। मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। मेरे जैसे लोग रोज किसी न किसी धोखे से लड़ रहे हैं। विवेक जी का क्लर्क हमें अंदर ले गया। हमने एप्लीकेशन देकर सर्च रिक्वेस्ट डाला। कुछ देर बाद एक अधिकारी ने फाइल खोली और कंप्यूटर पर डिटेल्स देखी। मेरा किराए वाला मकान मेरे नाम पर और सेल डीड का एंट्री हाल ही का। मेरे दिल ने धक से आवाज की। अधिकारी ने कहा, मैडम, सेल डीड रजिस्टर्ड दिख रहा है। पावर ऑफ अटर्नी के बेस पर बायर साइड ने पेमेंट भी शो किया है। मैंने कहा, मेरी पीओए नहीं है, ये फ्रॉड है। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, मैडम, अगर पीओए फेक है तो आपको पुलिस कंप्लेंट और सिविल स्टे दोनों चाहिए। हम रिकॉर्ड दे देंगे, पर एक्शन कोर्ट से आएगा। बाहर निकलते ही मेरे पैरों में कमजोरी आई, पर शालू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गिरना मत, इला। अब कहानी शुरू हुई है। विवेक जी ने उसी दिन टाइटल कंपनी और बायर के लॉयर को लीगल नोटिस भेज दिया। भाषा सख्त थी पर साफ। पावर ऑफ अटर्नी इज डिस्प्यूटेड। ट्रांजैक्शन इज अंडर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। एनी फर्दर एक्शन विल बी एट योर ओन रिस्क। फिर विवेक जी ने बैंक को भी एक फॉर्मल कंप्लेंट मेल करवाई। फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर एंड सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का मेंशन। उन्होंने मुझे बोला, आज से आप एक भी इमोशनल कॉल नहीं उठाएंगी। जो भी नितिन बोले आप सिर्फ लिखित में मांगेंगी। प्रूफ चाहिए, बातें नहीं। दोपहर होते होते बैंक की फ्रॉड टीम का कॉल आया। उन्होंने कहा, मैडम, हमने आपके अकाउंट पर टेम्पररी होल्ड और एनहांस्ड मॉनिटरिंग लगा दिया है। पिछले कुछ महीनों में बेनिफिशियरी ऐड हुआ था और ट्रांसफर स्टेज्ड मैनर में किए गए हैं। हम डिवाइस लॉग्स, आईपी डिटेल्स और बेनिफिशियरी कॉन्फर्मेशन भी निकाल रहे हैं। मैंने एक ही सवाल पूछा, पैसे वापस मिलेंगे? उधर से जवाब आया, मैडम, इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने सस्पिशियस टैगिंग कर दिया है। अगर रेसिपिएंट अकाउंट फ्रीज हुआ तो रिकवरी संभव है। पहली बार मुझे थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन ये सुकून लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसी शाम नितिन का फोन फिर आया। इस बार उसकी आवाज में नकली नरमी थी। माँ, तुमने बैंक में क्या बोला? वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी शादी है माँ, तुम ऐसा मत करो। मैंने कहा, तुमने मेरे पैसे क्यों निकाले? वो बोला, माँ, ये फैमिली का पैसा है। मैं अकेला बेटा हूं और देखो, तुम अब ज्यादा खर्च भी कहाँ करोगी? हम बस सेटल हो रहे हैं, बाद में दे देंगे। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुझे पीओए की कॉपी भेजो और जितना पैसा लिया है उसका लिखित प्लान भेजो, कब कैसे लौटाओगे? उसके स्वर में चिढ़ आ गई। इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? माँ, तुम बदल गई हो।
मैंने शांत होकर कहा, मैं बदल नहीं गई, मैं जाग गई हूं। वो हंसने लगा, पर इस बार उसकी हंसी में डर था। ठीक है, मैं भेज दूंगा, पर तुम कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारों में बदनामी होगी। बस यही तो उसका हथियार था, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर तुमने मेरी जिंदगी खाली कर दी। अब मैं सच क्या है सोचूंगी। और मैंने कॉल काट दी। रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार सोचती रही, क्या मैं सच में अपने बेटे को जेल भिजवा दूंगी? फिर मुझे अपने बैंक बैलेंस का वो खालीपन याद आया, मेरा भविष्य, मेरा इलाज, मेरे बूढ़े दिन। अगर आज मैं चुप हो गई तो कल नितिन मेरे नाम पर फिर कुछ कर देगा, और फिर वो किराएदार, वो भी तो फंसेंगे। मैंने मन में तय किया, मैं इसे माँ बेटे का झगड़ा नहीं रहने दूंगी। ये अपराध है, और अपराध पर पर्दा डालना भी गलत है। अगले दिन सुबह विवेक जी का मैसेज आया। टाइटल कंपनी ने इनिशियल इरेगुलरिटीज पकड़ी हैं। नोटरी का स्टैम्प सस्पिशियस लग रहा है। वी नीड वेरिफिकेशन। कुछ घंटे बाद दूसरा कॉल आया। इला जी, नोटरी लाइसेंस नंबर मैच नहीं कर रहा। जिस दिन साइन हुआ दिखाया गया है, उस दिन नोटरी का ऑफिस एंट्री डिफरेंट स्टेट में है। ये बड़ा पॉइंट है। मेरा शरीर ठंडा हो गया। मतलब कागज नकली था। मतलब नितिन ने सच में मेरे साथ धोखा किया था। विवेक जी बोले, अब पुलिस कंप्लेंट जरूरी है, क्योंकि पीओए फॉर्जरी है, और सेल प्रोसीड्स को फ्रीज कराने के लिए एफआईआर कंप्लेंट रेफरेंस मदद करेगी। मैं थाने गई। शालू और विवेक जी का क्लर्क मेरे साथ थे। मैंने कंप्लेंट लिखवाई, अनऑथराइज्ड बैंक ट्रांसफर्स, फॉर्जरी, फ्रॉड एंड इंटिमिडेशन। अधिकारी ने मुझसे पूछा, मैडम, आरोपी कौन है? मेरे मुंह से वो शब्द निकला ही नहीं। मेरा बेटा कहकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही दिल का नाम ले लिया। अधिकारी ने मुझे पानी दिया, फिर कहा, मैडम, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, बैंक और रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड्स मांगेंगे। बाहर निकलते ही मेरे आंसू गिर गए, पर मैंने उन्हें पोंछ दिया। शालू ने धीरे से कहा, तुम सही कर रही हो। माँ होने का मतलब परमिशन स्लिप नहीं होता। उसी दिन शाम को तान्या का कॉल आया। इस बार नितिन नहीं, वो खुद। आवाज़ बहुत मीठी। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। नितिन बहुत स्ट्रेस में था। शादी, घर, फ्यूचर। आप तो माँ हैं, आप समझ सकती हैं। आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मैंने कहा, आपने मेरे घर की कीमत लगाई थी, अब मेरे जीवन की कीमत भी लगा रही हो? उसकी आवाज़ पल भर को तेज हो गई, फिर संभल गई। आंटी, आप अकेली हैं। नितिन ही आपका सहारा है। अगर उसका करियर खराब हो गया तो आपको कौन देखेगा? मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे सहारे की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत है। उसने ठंडी हंसी हंसी। सम्मान? ये सब प्रॉपर्टी का खेल है आंटी। आखिर में तो ये सब नितिन का ही होगा। मैंने कहा, तुम्हें लगता है माँ का जीते जी उसकी जिंदगी पर किसी का हक बन जाता है? वो चुप हो गई, फिर बोली, आप शादी में जरूर आइएगा, रिश्तेदारों के सामने ड्रामा मत कीजिएगा। और कॉल कट गया। मुझे तब समझ आया, ये लोग मुझे सिर्फ पैसे से नहीं, शर्म से भी काबू करना चाहते हैं। अब मैं और सावधान हो गई। मैंने हर कॉल, हर मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, हर तारीख नोट की, हर छोटा सबूत संभाला, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, कहानी में भी थी। लोग क्या कहेंगे बनाम सच क्या है। फिर वह दिन आया जब मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी मिली सेल डीड की, और उसके साथ पीओए की कॉपी भी अटैच थी। मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस कागज पर मेरा नाम था, मेरा पता था, मेरे सिग्नेचर भी थे, पर वो मेरे जैसे नहीं लग रहे थे। और नीचे नोटरी की सील धुंधली, गलत स्पेलिंग, और विटनेस के नाम ऐसे जैसे किसी ने जल्दी जल्दी लिख दिए हों। मैंने कागज को हाथ में पकड़ा और एक झटके में मुझे अस्पताल वाला दिन याद आ गया। मैं बिस्तर पर थी, आंखें भारी थीं। नितिन कह रहा था, बस साइन कर दो। मेरा माथा ठनका। अगर उसने उस हालत में मेरे हाथ से साइन करवाया तो उसने माँ की कमजोरी को हथियार बनाया। और अगर साइन भी मेरे नहीं थे
तो उसने सीधे जालसाजी की थी। विवेक जी ने कागज देखते ही कहा, ये या तो फोर्ज्ड है या ऑब्टेन्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों हालत में नितिन फंसता है। फिर उन्होंने एक बात कही जिसने मेरे अंदर आग जगा दी। इलाजी, अब आप चाहें तो अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पीछे हटीं तो ये लोग सीखेंगे कि दबाव डालकर बच सकते हैं और फिर अगला शिकार कोई और होगा। मैंने सिर हिलाया। मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी शाम नितिन का मैसेज आया, माँ, तुमने FIR कर दी? तुम सच में मुझे बर्बाद कर दोगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रिश्तेदारों को बता दूंगा कि तुम पागल हो गई हो। मैंने मैसेज पढ़ा और बस एक लाइन लिखी, तुमने मुझे छोड़ दिया था उसी दिन जब तुमने मेरा बैंक खाली किया। फिर मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। अगला कदम था शादी। मैंने कहा था मैं आऊंगी, पर अब मेरा वहां जाना एक माँ का आशीर्वाद नहीं, एक रणनीति थी। आप वहां कोई सीन नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो हम लीगल तरीके से नोटिस सर्व कर सकते हैं। शालू ने मेरी तरफ देखा। तुम सच में जाओगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देखकर जानना चाहती हूं उसके अंदर अभी भी मेरा बेटा है या सिर्फ लालच बचा है। शादी वाले दिन से ठीक एक रात पहले बैंक फ्रॉड टीम का मेल आया। रेसिपिएंट अकाउंट फ्लैग्ड, पार्शियल फ्रीज इनिशिएटेड, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब पैसा अभी पूरी तरह उड़ नहीं पाया था, अभी भी वापस आने का रास्ता था। उसी रात विवेक जी का एक और मैसेज आया, बायर साइड पैनिक में है, और बायर टाइटल कंपनी सेल प्रोसीड्स रिलीज नहीं करेगी। प्रेशर बढ़ रहा है, नितिन जल्द डेस्परेट होगा। और सच में आधी रात के बाद नितिन का कॉल आया। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ, प्लीज़ ये सब रोक दो, हम तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे, बस केस मत करो। मेरी शादी है, मेरी इज्जत। मैंने धीरे से कहा, मेरी इज्जत का क्या, मेरी उम्र का क्या, मेरे भरोसे का क्या? वो रोने जैसा बोला, माँ, मैं फंस गया हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। कल मैं शादी में आ रही हूँ और कल ही तय होगा तुम सच में पछता रहे हो या सिर्फ डर रहे हो। कॉल कटते ही मैं देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर सर्द हवा चल रही थी, अंदर मेरा मन गर्म था। अगले दिन मंडप में फूल होंगे, संगीत होगा, कैमरे होंगे, लोग होंगे, और उन्हीं सबके बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी होगा। मैं बस ये नहीं जानती थी कि उस सच का पहला वार कहाँ से आएगा, मेरे हाथ से, विवेक जी के नोटिस से, या अचानक पुलिस की एंट्री से। और उसी अनजान डर के साथ मैंने आंखें बंद की, क्योंकि सुबह होते ही मेरा बेटा मुस्कुराएगा और मैं उसकी मुस्कान के पीछे छिपा अपराध पहली बार साफ साफ देखूंगी। सुबह मैं बहुत शांत थी, ऐसा शांतपन जो बाहर से ठंडा लगता है लेकिन अंदर पूरी तैयारी होती है। मैंने वही नेवी ब्लू साड़ी पहनी जिस पर न कोई चमक थी न दिखावा, बस सादगी और गरिमा। शालू मेरे साथ थी और विवेक जी ने सुबह एक ही बात कही थी, आप कोई हंगामा नहीं करेंगी, शब्द कम, सबूत ज्यादा। और याद रखिए, आज आप बदला लेने नहीं, सच रखने जा रही हैं। मैं गाड़ी में बैठी तो दिल ने एक पल के लिए पूछा, क्या मैं सच में अपने बेटे की शादी में जा रही हूं, उस केस के साथ जो उसे जेल तक ले जा सकता है? फिर दिमाग ने जवाब दिया, मैं उसे जेल भेजने नहीं जा रही, मैं उसे मौका देने जा रही हूं कि वो खुद सच चुने। लेकिन अगर वो फिर भी झूठ चुने तो कानून अपना काम करेगा। शादी शहर के एक बड़े होटल में थी। गेट पर रोशनी, फूल और ढोल की आवाज। अंदर लोग हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, जैसे दुनिया में कोई दर्द है ही नहीं। मुझे देखकर कुछ रिश्तेदारों ने मुस्कुराकर पूछा, अरे इलाजी, सब ठीक? बेटा तो बहुत खुश है। मैं बस हल्का सा सिर हिलाती रही, क्योंकि कुछ बातें सबके सामने नहीं बोली जाती, पर कुछ बातें छुपाई भी नहीं जाती वक्त आने पर। मंडप के पास नितिन खड़ा था, शेरवानी में, कॉन्फिडेंस के नकली चमक के साथ। उसने मुझे देखते ही बाहें फैला दी।
माँ, आप आ गईं। मुझे पता था आप समझ जाएंगी। उसकी बाहों में मुझे मेरा वो बच्चा नहीं दिखा जो कभी डर कर मेरी गोद में छुप जाता था। मुझे एक आदमी दिखा जो अपने अपराध को समझदारी कहकर बेच रहा था। मैंने उसे हल्का सा गले लगाया और बस इतना कहा, बधाई हो। तान्या भी वहीं थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर वही परफेक्ट मुस्कान। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आंटी, अच्छा किया आप आईं। परिवार के बिना शादी कैसी? उसके शब्द मिठास जैसे थे, लेकिन अंदर छुपा मतलब साफ था, हम जीत गए। मैंने जवाब में बस इतना कहा, परिवार का मतलब है सच के साथ खड़ा होना। उसकी मुस्कान 1 सेकंड को फिसली, फिर वापस आ गई। फेरे शुरू हुए, मंत्र, फूल, कैमरे, तालियां। मैंने सब देखा, पर मेरे कान एक ही चीज सुन रहे थे, मेरे बेटे का वो वाक्य, आप मैनेज कर लोगी। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी। विवेक जी का मैसेज था, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड, बैंक फ्रीज प्रोग्रेसिंग, बायर साइड हैज फाइल्ड ऑब्जेक्शन, वी कैन सर्व नोटिस टुडे और टुमारो, योर कॉल। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं चाहती थी कि आज नितिन को एक आखिरी मौका मिले, मेरे सामने, इंसानों के बीच, बिना कोर्ट के शोर के। फेरे ख़त्म होने के बाद रिसेप्शन शुरू हुआ। खाना, संगीत और हंसी। लोग ऐसे खा रहे थे जैसे खुशी का स्वाद प्लेट में हो, लेकिन मुझे हर प्लेट में अपना पैसा दिख रहा था, हर लाइट में मेरे भविष्य की चमक और हर फोटो में मेरी मेहनत का मजाक। नितिन बार बार मेरे पास आया, अब सब नया शुरू होगा, बस वो बैंक वाली बात आप रोक दो। मैंने कहा, पहले पोआ की सच्चाई बताओ। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर नजरें घुमा लीं। माँ, आप समझ नहीं रही, सब ऐसे ही करते हैं, बस डॉक्यूमेंट्स का खेल है। मैंने धीरे से कहा, सब ऐसे करते हैं या तुम ऐसे करते हो? वो झल्लाया, माँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैंने शांत स्वर में कहा, शर्म उस दिन होनी चाहिए थी जब तुमने माँ को लूटा। उसके चेहरे पर गुस्सा आया, फिर उसने अपने आप को संभाला और भीड़ की तरफ मुस्कुराकर चला गया। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये पछतावा नहीं, बस डर है, और डर से बदला हुआ इंसान मौका मिलते ही फिर वही करेगा। रिसेप्शन के बीच में तान्या मेरे पास आई। उसकी आवाज़ धीमी थी ताकि कोई ना सुने। आंटी, आप हमें बर्बाद कर देंगी, नितिन का करियर, हमारा फ्यूचर। आप चाहती हैं लोग आपको निर्दयी माँ कहें? मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, इसी से तुम लोग खेल रहे हो, लेकिन सच किसी की इजाज़त नहीं लेता। वो फुसफुसाई, आप अकेली पड़ जाएंगी। मैंने सीधा जवाब दिया, अकेली रहना बेइज्जती सहने से बेहतर है। वो तिलमिला गई। उसके चेहरे पर पहली बार असली चेहरा दिखा। आप बूढ़ी हैं, आपको क्या पता दुनिया कैसे चलती है। मैंने कहा, दुनिया लालच से चलती होगी, लेकिन मैं सच से चलती हूँ। वो पीछे हट गई। ठीक उसी समय होटल के दरवाजे पर हलचल हुई। मुझे लगा शायद मेरी कल्पना है, पर नहीं। 2 लोग अंदर आए, सादी ड्रेस में, लेकिन चाल में पुलिस वाला ठहराव। उनके साथ एक आदमी था, सूट में, शायद किसी लीगल टीम से। मेरी सांस तेज हो गई। शालू ने मेरे कान में कहा, इला, ये लोग यहाँ क्यों? मैं वहीं खड़ी रही। मेरे अंदर डर भी था और राहत भी, क्योंकि सच अब खुद चलकर आ रहा था। वो लोग सीधे मैनेजमेंट डेस्क की तरफ गए, फिर उनकी नज़र नितिन पर पड़ी। नितिन ने उन्हें देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, किसी को कॉल करने लगा। तान्या ने भी उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, जैसे उसे समझ आ गया कि मैं ही वजह हूं। नितिन तेजी से मेरी तरफ आया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में थी, लेकिन उसमें घबराहट की चीख छुपी थी। माँ, ये क्या है? तुमने पुलिस बुला ली? मैंने कहा, मैंने सिर्फ सच बोला है। बुलाया सच ने खुद को है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। माँ, प्लीज़, आज नहीं, कम से कम आज नहीं। मेरी शादी, मेरे अंदर एक पल के लिए माँ जागी। वही माँ जिसने उसे कभी गिरते देखा तो उठा लिया। लेकिन उसी पल मुझे वो अस्पताल वाला दिन याद आया। बुखार में मेरा हाथ पकड़कर उसने साइन करवाया। मेरी कमज़ोरी को उसने सीढ़ी बनाया और मेरा दिल फिर सख्त हो गया। मैंने कहा, अगर तुम्हें शादी की परवाह थी तो तुमने चोरी क्यों की? वो बोला, माँ,
मैं वापस कर दूंगा, मैं सब वापस कर दूंगा, बस अभी रोक दो। मैंने कहा, लिख कर दो अभी, सब रकम, सब प्रॉपर्टी और पोआ की सच्चाई। वो हकलाया, अभी यहाँ? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी इज्जत है और मेरी भी। पुलिस वाले अब पास आ चुके थे। उन्होंने नितिन का नाम पूछा। नितिन वर्मा? नितिन ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। एक अधिकारी ने कहा, एक शिकायत दर्ज हुई है फाइनेंशियल फ्रॉड, फॉर्जरी और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इरेगुलरिटीज की। आपसे कुछ सवाल हैं, आप हमारे साथ चलिए। तान्या बीच में कूद पड़ी। ये गलत है, ये पारिवारिक मामला है। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, मैडम, अगर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और बैंक फ्रॉड है तो ये क्रिमिनल मैटर बनता है। आसपास लोग देखने लगे। कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर शौक, कुछ के चेहरे पर डर। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्यों? शादी में? नितिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वो डर था जो सच को देखकर आता है। माँ, प्लीज, मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही। नितिन, तुमने खुद ये किया है, अब सच का सामना करो। पुलिस ने उसे वहीं से अलग किया। होटल मैनेजमेंट ने एक कोने में बात कराने की कोशिश की ताकि सीन न बने, लेकिन सीन बन चुका था, क्योंकि जिस नींव पर यह शादी खड़ी थी वो झूठ की थी, और झूठ एक दिन गिरता ही है। मुझे अंदर से दर्द हुआ कि उसकी मेहनत को हमारा हक कहकर लूट लिया जाए। उसी शाम विवेक जी ने मुझे कॉल किया, इला जी, आपने सही समय चुना। अब नेगोशिएशन भी हो सकती है और प्रोसिक्यूशन भी। आपके पास कंट्रोल है। मैंने कहा, मैं कंट्रोल नहीं चाहती, मैं अकाउंटेबिलिटी चाहती हूँ। अगले कुछ दिन बहुत भारी रहे। बैंक ने रिसिपिएंट अकाउंट पर फ्रीज खड़ा किया। कुछ रकम वहीं अटक गई थी जो अभी ट्रांसफर होकर पूरी तरह कैश में नहीं बदली थी। बायर साइड भी प्रेशर में थी क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं था। सेल डीड पर स्टे की प्रक्रिया शुरू हुई। किराएदारों को मैंने फिर से भरोसा दिया, आपके घर पर कोई नहीं आएगा, आपका अग्रीमेंट चलता रहेगा, कोई डर नहीं। वो लोग रो पड़े, बोले, मैडम, हमने पहली बार देखा कि मालिक हमारे लिए खड़ा हुआ, और मुझे लगा मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मेरे लिए कोर्ट की तारीख भी आई। नितिन के वकील ने कोशिश की कि इसे फैमिली डिस्प्यूट बना दे। बोले, माँ बेटे की गलतफहमी है, पैसे शादी के लिए लिए गए, लौटाए जाएंगे। विवेक जी ने जज के सामने बस कागज रख दिए, बैंक ट्रांसफर्स के प्रूफ्स, डिवाइस लॉग्स, बेनिफिशियरी ऐड की तारीखें, रजिस्ट्रार की सर्टिफाइड कॉपीज, नोटरी इरेगुलरिटीज, 2 हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और नितिन के वो मैसेजेस जिनमें उसने धमकी दी थी, लोगों को बता दूंगा आप पागल हैं। जज ने नितिन को देखा और कहा, यह गलतफहमी नहीं, पैटर्न है। कोर्ट में नितिन की नज़र मेरी तरफ नहीं उठी। तान्या की आंखें बार बार घूमती रहीं, जैसे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। जज ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का आदेश दिया और इंटरिम रिलीफ दिया, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर रोक और बैंक इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट। उस दिन कोर्ट से बाहर आते समय मुझे सांस आई, लेकिन जीत जैसा नहीं लगा, क्योंकि जीत में खुशी होती है और यहाँ सिर्फ सच्चाई थी, भारी, कड़वी, जरूरी, पर शर्तों के साथ। उसे बाहर आकर भी मुझ पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी थी। उसने एक बार फिर कॉल किया। इस बार आवाज टूटी हुई थी। माँ, मैंने गलती की। मैंने पूछा, गलती या चोरी? वो चुप रहा। फिर बोला, मैंने चोरी की। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि ये उसका पहला सच था। मैंने कहा, तो लिख कर दो और रेस्टिट्यूशन का प्लान दो। वो रोने लगा। माँ, मेरे पास इतना नहीं है। मैंने कहा, फिर तुमने लिया कैसे? उसने कहा, मैंने सोचा सब मैनेज हो जाएगा। तान्या कहती थी, अभी तो मौका है, बाद में सब तुम्हारा ही है। मैंने आंखें बंद कर लीं। लालच की भाषा हर घर में एक जैसी होती है। मैंने कहा, तान्या ने कहा होगा, लेकिन हाथ तुम्हारा था। कुछ हफ्तों में चीजें साफ होने लगीं। बायर डील प्रैक्टिकली टूट गया। सेल प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा रिलीज नहीं हुआ। बैंक से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ रकम वापस आनी शुरू हुई धीरे धीरे।
पर सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान विश्वास था, और विश्वास वापस आने में सालों लगते हैं। उसके बाद तान्या ने भी अपना रंग दिखा दिया। जैसे ही उसे लगा कि अब नितिन के पास पैसा नहीं और केस है, उसने अलग होने की बातें शुरू कर दी। वो चाहती थी कि पूरा दोष नितिन पर जाए और वो खुद बेचारी बने। लेकिन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस से साफ था कि वो भी प्रेशर और मैनिपुलेशन में शामिल थी। उस दिन मुझे एक और सीख मिली। कुछ लोग प्यार नहीं करते, वो बस फायदा देखते हैं। समय गुजरता गया। मैं हर महीने कुछ बुजुर्गों के साथ बैठने लगी, लाइब्रेरी में छोटे सेशंस। मैं उन्हें सिंपल भाषा में बताती, ओटीपी किसी को मत बताओ, नेट बैंकिंग एक्सेस किसी को मत दो, जॉइंट अकाउंट, नॉमिनी का मतलब ओनरशिप नहीं होता, पीओए साइन करने से पहले डॉक्टर, वकील, विश्वसनीय गवाह साथ रखो, हर प्रॉपर्टी पेपर की सर्टिफाइड कॉपी सुरक्षित रखो, और अगर कोई तुम्हें लोग क्या कहेंगे से डराए, समझ लो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लोग ध्यान से सुनते। कई लोग कहते, काश हमें पहले पता होता, और मैं सोचती मेरी चोट अब किसी और का ढाल बन रही है। फिर एक दिन कई महीनों बाद मुझे जेल से एक पत्र आया, नितिन का, हाथ से लिखा हुआ। न कोई धमकी, न कोई सौदा, सिर्फ सच। उसने लिखा था कि उसने मेरी बीमारी का फायदा उठाया, उसने गलत कागज बनवाए, उसने पैसे चुराए, और उसने मुझे डराने की कोशिश की। उसने तान्या को ब्लेम नहीं किया, उसने खुद को ब्लेम किया। और उसने एक लाइन लिखी जो मेरे अंदर तक उतर गई, माँ, मैंने आपको माँ नहीं, एटीएम समझ लिया था। मैं बहुत देर तक उस कागज को देखती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, दुख से। मैंने शालू को बुलाया। उसने पत्र पढ़ा और बोली, ये पहली बार है जब ये सच बोल रहा है। विवेक जी ने कहा, अब फैसला आपका है। कानून अपना काम करेगा, रेस्टिट्यूशन भी चलेगी, लेकिन आपका मन क्या कहता है? मेरा मन दो हिस्सों में था। एक हिस्सा कह रहा था, जिसने तुम्हें लूटा उसे कभी माफ मत करो। दूसरा हिस्सा कह रहा था, माफ करना अपराध को छोटा नहीं बनाता, माफ करना तुम्हारे दिल को बड़ा बनाता है। मैं एक दिन जेल मिलने गई। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैं खुद गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर इंसान बचा है या नहीं। जब वो सामने आया, उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कमजोर, घमंड गायब। वो मेरे सामने बैठते ही रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्सा नहीं उछला, मेरे अंदर थकान थी, बहुत पुरानी थकान। मैंने कहा, नितिन, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो मेरा प्रेम था। तुमने जो किया वो अपराध था। प्रेम का जवाब अपराध नहीं होता। मैं जानता हूं, मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। उसने जैसे सांस छोड़ दी। मैं आगे बोली, पर ध्यान रखो, माफी का मतलब ये नहीं कि सजा खत्म। माफी का मतलब ये नहीं कि मैंने सब भूल गया। माफी का मतलब ये है कि मैं अपने दिल में नफरत नहीं पालूंगी। मैं बिटरनेस को अपना जीवन नहीं बनाऊंगी। कानून अपना काम करेगा, रेस्टिट्यूशन अपना रास्ता चलेगी, और मेरे बाउंड्रीज हमेशा रहेंगे। वो रोता रहा। धन्यवाद माँ। मैं उठी और बाहर आ गई। बाहर धूप थी। मैंने सांस ली। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि मैं समझ गई थी जस्टिस और फॉरगिवनेस साथ चल सकते हैं। न्याय जरूरी है ताकि गलत रुक सके, और माफी जरूरी है ताकि मेरा दिल जिंदा रह सके। बाद में जब लोग पूछते, आपने अपने बेटे को माफ कैसे कर दिया, मैं कहती, माफ मैंने इसलिए किया ताकि मैं अंदर से आजाद रहूं, और सजा मैंने इसलिए होने दी ताकि वो सच से भाग न सके। आज मेरा घर सुरक्षित है, किराएदार सुरक्षित हैं, बैंक की रिकवरी धीरे धीरे चल रही है, मेरी जिंदगी फिर से सीधी हो रही है, और मैं हर घर भी ईदी हो रही है। बुजुर्ग को एक बात कहती हूँ, अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन अपनी सुरक्षा भी करो। प्यार बिना सीमाओं के कई बार शोषण बन जाता है। और अगर आपके साथ गलत हो तो लोग क्या कहेंगे मत सोचो, सच क्या है सोचो, क्योंकि सच देर से आता है पर आता जरूर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपका अपना बच्चा आपको धोखा दे,
आपका बैंक खाली कर दे और आपके घर पर हाथ डाल दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या सच, सीमा और न्याय चुनेंगे? और अगर एक दिन वो सच में टूटकर माफी मांगे, तो क्या आप अपने दिल को बिटरनेस से बचाने के लिए उसे माफ कर पाएंगे? कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं और आप क्या फैसला लेते।